हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है और इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। सेकंड प्रश्न, थायमीन है। थायमीन किस विटामिन को कहते हैं? बताइए। विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन बी12 का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा सेलुलोज, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, जब पानी जम जाता है यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन बताइए। पहले बढ़ता है या फिर घटता है, या बढ़ता है घटता है, या इसमें कोई बदलाव नहीं होता है? जब पानी जम जाता है यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन घटता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5, भोजन के दहन से उत्पन्न होती है। भोजन के दहन से क्या क्या उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, भोजन के दहन से ऊर्जा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पानी उत्पन्न होती है। उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है? तो फोटोवोल्टाइक सेल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7 है, उस जानवर का नाम बताइए जिसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। उस जानवर का नाम बताइए जिसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। सही जवाब है केंचुआ, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण होते हैं, देखिए अल्फा कण हीलियम नाभिक की तरह होते हैं, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 9 नंबर है, धातु सुपर चालकता की स्थिति तक पहुंचते हैं। धातु सुपर चालकता की स्थिति तक पहुंचते हैं पूर्ण शून्य तापमान के निकट। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन होते हैं कमेंट करके आपको जो है बताना है। प्रश्न संख्या 11, वह बिंदु जो शरीर के पूरे वजन के बावजूद अपनी स्थिति के बावजूद काम करता है किस रूप में जाना जाता है? वह बिंदु जो शरीर के पूरे वजन के बावजूद अपनी स्थिति के बावजूद काम करता है किस रूप में जाना जाता है? तो गुरुत्व केंद्र के रूप में जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 12 नंबर है, पाचन के लिए कौन सा अंग विषहरण और उत्पादन करता है? पाचन के लिए कौन सा अंग विषहरण और उत्पादन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा यकृत यानी लीवर, डी ऑप्शन। संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है बल प्रभावित, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। 14 नंबर है, क्लोरोफिल में क्या निहित है? क्लोरोफिल में क्या निहित है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम निहित है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? 4 ऑप्शन है, अग्नि, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल। आपको बताना है इन चारों में से कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो इसका सही जवाब होगा नाग। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 नंबर है, जब बर्फ के टुकड़े बनते हैं तो पानी की एंट्रोपी होती है। जब बर्फ के टुकड़े बनते हैं तो पानी की एंट्रोपी होती है, इसमें बदलाव नहीं होता है, या ये कम हो जाती है या बढ़ती हैं, या उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर बढ़ या घट सकता है। तो जब बर्फ के टुकड़े बनते हैं तो पानी की एंट्रोपी कम हो जाती है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 17 है, आपको बताना है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है।
पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है? ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि आयोडीन समाधान, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। प्रश्न संख्या 19 है, WWF का प्रतीक है? बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है। WWF का जो प्रतीक है वह है पांडा। कहीं कहीं ज्वाइंट पांडा भी आपको देखने को मिलेगा, तो सेम है। प्रश्न संख्या 20 है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? याद रखिएगा, शर्करा के रूप में। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान के भाग 9 में निर्धारित पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के भाग 9 में निर्धारित पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, दिया गया है कि पंचायत की बैठकों में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पंचायत के अध्यक्ष को लोगों के द्वारा सीधे चुने जाने की आवश्यकता होती है। यह कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 22 है, यदि भारत का जो प्रधानमंत्री है राज्यसभा का सदस्य है, तो आपको बताना है कि इनमें से, यानी 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या वह केवल राज्यसभा में ही बयान दे सकते हैं? क्या उन्हें 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना होता है? या वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल पाएंगे? या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे? तो देखिए, यदि भारत का जो प्रधानमंत्री है राज्यसभा का सदस्य हो जाते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को विकसित करने के लिए मूल अनुमति का गठन किया? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को विकसित करने के लिए मूल अनुमति का गठन किया? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। 24 नंबर है, मलिमत समिति 2003, मलिमत समिति किन सुधारों के तरीकों पर गठित किया गया था? मलिमत समिति 2003 में किसके सुधार के तरीकों पर गठित किया गया था? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के तरीकों पर मलिमत समिति को 2003 में गठित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, सेकंड ऑप्शन। 25 नंबर है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के संबंध में जो है 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है, लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कथन है, लोकसभा के भंग होने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपना पद खाली कर देते हैं। और तीसरा कथन है, केवल उपाध्यक्ष ही अपना पद रिक्त करता है और अध्यक्ष भंग होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा। इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत हो जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान बताइएगा, आपको बताना है कि 73वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था, कमेंट करके बताइए। यहां पे आपको डेट बताना है कि कब से ये लागू हुआ। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा अप्रैल 1993 से। ठीक है, 24 अप्रैल 1993। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को क्लियर रखना है। अप्रैल 1993 इसका सही जवाब होगा। और किसके लिए यह संशोधन हुआ था, आप कमेंट करके बताइएगा। 27 नंबर है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करा रहा है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। देखिए, इसका सही जवाब होगा राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं इनको ये कराता है, इनको कंडक्ट करता है, तो याद रखिएगा। 28 नंबर है, भारत में स्थानीय सरकार की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में स्थानीय सरकार की वित्तीय शक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? पहला है,
स्थानीय सरकारों ने संवैधानिक रूप से कराधान शक्ति निर्धारित की। दूसरा कथन, स्थानीय सरकारों को ऐसे कर लगाने का अधिकार है जो कानून के तहत अनुमत है। तीसरा कथन है, स्थानीय सरकारों को अपने हिस्से के साथ हर समय शुल्क लगाने का अधिकार है। ठीक है। चौथा है, स्थानीय सरकारों को विभाग की अनुमति से कर लगाने का अधिकार संबंधित है। तो बताइए, भारत में स्थानीय सरकार के वित्तीय शक्तियों के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सेकंड। स्थानीय सरकारों को ऐसे कर लगाने का अधिकार है जो कानून के तहत अनुमत है। सेकंड जो है आपका सही स्टेटमेंट है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर स्थित है? त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर स्थित है, इसका सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब है जिला पंचायत, सी ऑप्शन। 30 नंबर है, स्थानीय स्वशासन में शामिल है। स्थानीय स्वशासन किस सूची में शामिल है आपको बताना है। राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य और संघ सूची दोनों, केंद्र के साथ अंतिम कहन। तो इसमें जो है आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची में शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हो जाता है, राज्य और संघ सूची दोनों के केंद्र के साथ अंतिम। और इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 31 है, संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने किस मामले में उपरोक्त राय व्यक्त की? संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि से या महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और उसकी व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति और जो सीकरी हैं, इन्होंने किस मामले में यह उपरोक्त राय को व्यक्त किया था? इसका सही जवाब है, बताइए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1900 क्या 73 या 93? कमेंट करके बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। 32 नंबर है, भारत के संविधान ने राज्यों के संघ की अपनी संघीय योजना को उधार किस देश से लिया है? भारतीय जो संविधान है, भारत का संविधान राज्यों के संघ की अपनी जो संघीय योजना है, इसको किस देश से उधार लिया है? इसका सही जवाब होगा कनाडा के संविधान से यह उधार लिया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान के भाग 3 के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? संविधान के भाग 3 के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही जवाब है औद्योगिक और वित्तीय निगम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 34 नंबर है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी को देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी को देता है। इसका जो सही जवाब होगा, भारत के राज क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति को। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के राज क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को देता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और आपको बताना है किस आर्टिकल के अभ्यास के अनुसार यह दंडनीय है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किस आर्टिकल के अभ्यास के अनुसार यह दंडनीय है? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए। सही जवाब है अनुच्छेद 17, अनटचेबिलिटी, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक पर राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक पर राज्य की सुरक्षा के दृष्टि से उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है? वो है आपका, बताइए, भाषण और अभिव्यक्ति, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 37 नंबर है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को किसके आधार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को किसके आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है राज्य की सुरक्षा, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 38 है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं केवल जज के नियम के अधीन है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं केवल जज के नियम के अधीन है। बताइए,
सटेलरी, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन या कोवारंटो? इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 39 जो है, इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार बिल्कुल लचीले होते हैं। ऑप्शन बी, संशोधित किए जा सकते हैं, या न्यायोचित नहीं या संशोधित नहीं किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 12 से 35 है, इसके तहत मौलिक अधिकार को इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, आपको बताना है। तो देखिए, संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 40 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के जो अधिकार हैं, इसको मौलिक अधिकार के सूची से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 41 है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? इसका सही जवाब है, बताइए, इसका सही जवाब है अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने जो है प्रदान की थी। 42 नंबर है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है ह्वेन सांग को। ह्वेन सांग को जो है तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। 43 है, दक्षिणी क्षेत्र के भगवान दक्षिणी क्षेत्र के भगवान दक्षिणापथपति के रूप में किसे वर्णित किया गया था? दक्षिणापथपति के रूप में किसे वर्णित किया गया था? इसका सही जवाब होगा सतकर्णी। सही जवाब है सतकर्णी, यानी सी ऑप्शन। 44 नंबर है, गोल मेज सम्मेलन के पहले सत्र में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? गोल मेज सम्मेलन के पहले सत्र में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से पहले सत्र में जिसने भाग लिया नाम है तेज बहादुर सप्रू, यानी ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। 45 नंबर है, अच्छा यहां पे प्रश्न एक और बार बार पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? 4 ऑप्शन है, आप बताइए, क्या एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़ी नहीं थी, या बीजी तिलक, या मोहम्मद अली जिन्ना, या मौलाना आजाद? तो बताइए, इन चारों में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया करिए। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना, ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। 46 नंबर है, 1946 के आईएनए परीक्षण में बचाव पक्ष के वकील कौन थे? 1946 के आईएनए परीक्षण में बचाव पक्ष के वकील कौन थे? इसका सही जवाब होगा, देखिए, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, भोलाबाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू। उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन फ्रंटियर आर्मी के रूप में किससे संदर्भित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन फ्रंटियर आर्मी के रूप में किसे संदर्भित किया था? इसका सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन फ्रंटियर आर्मी के रूप में किसे संदर्भित किया था? तो सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन ए। वन मैन बाउंड्री अलग है, याद रखिएगा। 48 है, निम्नलिखित में से किसने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? निम्नलिखित में से किसने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? सही जवाब है लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते हैं, तो याद रखिएगा। 49 है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो श्रीरंगपटना में स्वतंत्रता का वृक्ष याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने लगाया था, टीपू सुल्तान। प्रश्न संख्या 50 और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है, कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। सही जवाब है, बताइए, बेलगाम। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगाम में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहां पे महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और यहां पर जो है आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आप प्रतिक्रिया इस संदर्भ में जरूर दीजिएगा कि यह टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक है या नहीं। अगर है तो कमेंट करके प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।